ऑल सेट। हम लोग आज एसिड बेस और सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3 के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था आप लोगों को कि इंडिकेटर्स का होमवर्क करके आइएगा कि एसिड नेफ्थोलिन के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ, लिटमस के साथ, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के साथ और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के साथ क्या चेंजेस शो करता है। आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। किया कि नहीं स्टूडेंट्स? नहीं किया, भूल गए? सर कुछ का किया है, कुछ कुछ किए हैं, सारे क्यों नहीं? सर वो नैप्थलीन का सर नहीं पता। चलिए, मैंने आपको बोला था आप पता करिएगा। ओके, और आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है इसके बारे में। ओके, तो चलिए वो तो है, इंडिकेटर्स वाले पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा बाद में आप लोगों के साथ, वो होमवर्क वाली पार्ट। बट आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं फिलहाल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात सुनना ध्यान से। आप कोई भी, जैसे कि सोडियम हो गई, पोटासियम हो गई, अच्छा मुझे बताओ ये सब रिएक्टिव मेटल है कि रिएक्टिव मेटल नहीं है? मुझे ये बताना। सोडियम पोटासियम रिएक्टिव है। सोडियम पोटासियम काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अच्छा एक बात बताना, पानी में डालने से सोडियम पोटासियम को, आपको मालूम है पानी में डालने से पानी में कभी कभी आग पकड़ लेती है, इतनी हीट निकलती है। तो मुझे एक बात बताओ, सोडियम पोटासियम को यदि आप डाल देते हो एसिड में तो क्या होगा? खतरनाक रिएक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये ध्यान दीजिएगा, सोडियम पोटासियम को डू नॉट ट्रीट विथ एनी एसिड, डू नॉट ट्रीट विथ एनी एसिड। देखो रिएक्शन तो होगा नो डाउट, बट उस रिएक्शन के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। बस आप दिमाग में रखो कि सोडियम पोटासियम की रिएक्शन आप एसिड के साथ नहीं करवाओगे, ना ही डाइल्यूट ना ही कंसंट्रेटेड। अच्छा डाइल्यूट एसिड मालूम है ना किसको बोलते हैं? यस। जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कंसंट्रेटेड जिसमें ना के बराबर। तो पर कंसंट्रेटेड एसिड रहे या डाइल्यूट एसिड रहे, आप किसी भी एसिड के साथ सोडियम पोटासियम के रिएक्शन को नहीं करवाओगे। ओके, अब सोडियम पोटासियम को छोड़ के अब रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको मालूम है, सोडियम पोटासियम से नीचे जो मेटल है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, उन सब को यदि एसिड के साथ ट्रीट करवाते हो, ओके, तो आपको मिलेगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बोलने का मतलब ये है कि एक्टिव मेटल और एसिड के रिएक्शन को मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए यूज किया जा सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए यूज किया जा सकता है, समझ गए? अब बच्चों मुझे बताना, चलो मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करवाओगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी बताना सोच के थोड़ा सा। देखो MgCl plus H2। ध्यान से देखना, ये मैग्नीशियम जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जाके वहां बैठ जाएगा। और आप सभी को मालूम है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन यदि कंबाइन करेगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है और क्लोराइड आयन की वैलेंसी माइनस होती है। तो क्या बनेगा बताओ तुम? MgCl2 बनेगा। MgCl मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना? MgCl2 क्यों? आपको साफ पता चल रहा है कि उसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, और साथ में एक गैस निकलेगा, दैट इज हाइड्रोजन गैस।
ओके। सिमिलरली इक्वेशन तो बैलेंस्ड है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 लिखी हुई है तो बैलेंस। जिंक यदि HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड बनेगा बालकगण? हाइड्रोजन। यस, एसिड नहीं, सॉरी, कौन सा सॉल्ट बनेगा? जो सॉल्ट बनेगी दैट विल जिंक क्लोराइड। क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। ओके, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। साथ में आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाओगे तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो ये दिमाग में रखिएगा कि जो नॉर्मल मेटल सोडियम पोटासियम जो काफी रिएक्टिव है उनको छोड़ के हम बाकी रिएक्शन देख रहे हैं, तो डाइल्यूट एसिड के साथ, ये सारी रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड के साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो भी एसिड है वो डाइल्यूट एसिड है, मुझे कंसंट्रेटेड एसिड की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? डाइल्यूट एसिड ही काफी, तो डाइल्यूट एसिड के साथ हमें ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। बट ये रिएक्शन यदि मैं करवाना चाहूं नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड लगा के मैं चाहूंगा कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लूं तो नहीं होगा। ओके, नाइट्रिक एसिड cannot be used for production of hydrogen with metals। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो कोई भी एक मेटल है, मानो कोई एक्स मेटल है, कोई भी एक मेटल है, उसको यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, ओके, तो ठीक है, रिएक्शन जो होगी XNO3 होल ट्वाइस और हाइड्रोजन बनना चाहिए। बट आपको मालूम ये होनी चाहिए कि ये जो नाइट्रिक एसिड होती है ना, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आप लोगों को मालूम है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। OA का मतलब समझ लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। ऑक्सीडाइज मतलब उसमें ऑक्सीजन लगा देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम है ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ाया हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर। गॉट इट? तो ये रीजन है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया क्यों नाइट्रिक एसिड को नहीं यूज किया जा सकता है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, क्योंकि वो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर। गॉट इट? ये दिमाग में रखिएगा, मैं लिख देता हूं क्योंकि ये रीजन पूछी जाती है। ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। हाँ, आपको दो जाननी है, देखो ये सब आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं बेटा, बट आपके ओलंपियाड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट? अब देखिएगा, पूछ लिया जाता है कौन से दो मेटल के साथ आप हाइड्रोजन बना सकते हो नाइट्रिक एसिड प्रयोग करके। मैग्नीशियम। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी एक बात बोल दे रहा हूं कि साथ में आप नोट्स बनाओ, आपको PDF फॉर्मेट की आदत मत डालो। आपको वीडियो दे दिया जाता है, वीडियो अपलोड कर दी जाती है, आप वीडियो को देख के बनाओ PDF। आप लोग इस चक्कर में हमेशा क्यों रहते हो कि सर PDF दीजिए, PDF दीजिए। क्लास में जब बैठे हो तो सो के पढ़ाई नहीं करनी है, साथ में नोट्स बनाओ आप लोग, ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एकदम मतलब PDF के चक्कर में पड़े हुए नहीं। कितने बच्चे कॉपी में नोट्स बना रहे हैं मुझे फ्रैंकली बताइएगा, सब बनाते हो कि नहीं बनाते हो स्टूडेंट्स? सर बनाते हैं, लेकिन जब आप PDF भेजते हैं तो मीन्स
उस टाइम बनाता है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वीडियोस भी तो अपलोड किए जाते थे। एक बार वीडियो को फिर से क्यों नहीं देख के आप लोग बनाते हो रुक रुक के? ये सब वो भी करते हैं, लेकिन वही कभी वही करो, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, क्योंकि पीडीएफ से आप लोग को उतारने का आदत हो जाएगा। आंख मूंद के आप लोग उतारोगे नहीं। वीडियोस तो अपलोड कर दिया जाता है। आप क्या करो, वीडियोस को देखो और फिर रोक रोक के आप लोग नोट्स बनाओ, क्योंकि एक दोबारा रिवीजन हो जाएगा और आपको चीजें भी समझ आएगी। गॉट इट? ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि नहीं होगा? यस सर। चलिए, पूछे जाते हैं कि कौन से दो ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ, बोले तो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो बेटा वो दो ऐसे मेटल है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जिसको यदि आप नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हो तो आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन या मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन मिलती है। गॉट इट? और ये ध्यान देना है कि ये वाला जो नाइट्रिक एसिड लेना है वो काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेना है। मतलब समझ लो कि आपको एसिड जो लेनी है 1% एसिड लेनी है। 1% एसिड बोलने का मतलब बेटा कि 1 पार्ट एसिड होगा तो 99 पार्ट पानी होगा। समझ गए? इतनी डाइल्यूट एसिड लेनी है। तो यदि मैग्नीशियम और मैंगनीज यूज करोगे, उससे वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करोगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना? ओनली 2 मेटल्स, यही सिर्फ 2 मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ प्रोड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन। गॉट इट? क्लियर? कुछ क्वेश्चन आपको यहां से पूछनी है तो पूछ सकते हो, एनीथिंग। समझ आ गई? बढ़े आगे? चलो, एसिड बेस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी कोई एसिड, ध्यान से सुनना, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो आपको मिलती है सॉल्ट एंड वाटर। ओके? और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड का जो गुण होता है आप सभी को मालूम है H+ के कारण होती है, जो H+ आयन निकलती है उसके कारण होती है। बेस का जो गुण होता है वो OH- के कारण होता है। वो पढ़ोगे आप लोग बाद में, अभी तो बेस पढ़ाया नहीं है, पर ये जान लो बेस का जो गुण होता है वो OH- के कारण। अंडरस्टूड? अब मैं एक चीज आपको छोटा सा बताता हूं, ध्यान से देखना। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्योंकि स्टार्टिंग में हल्का सा मैंने बेस के बारे में बताया था कि कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड को आप बेस बोल सकते हो। सो ये एक बेस है। ओके? यदि मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि ये K+ और OH- में टूट जाएगी। और मैं एसिड लेता हूं, एक मान लो HCl एसिड लेता हूं, तो HCl भी ऑब्वियसली जब डाइल्यूट एसिड लूं तो वो पानी में है, तो वो भी टूट जाती है H+ और Cl- में। ओके? गॉट इट? तो मतलब मानो KOH का एक सॉल्यूशन लिया हूं, HCl एसिड का एक सॉल्यूशन लिया हूं, दोनों को मैंने मिला दिया। तो जब दोनों को मैं मिलाता हूं तो देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट बनता है KCl एक्वस प्लस वाटर। ओके? अब आपको जो यहाँ पे ध्यान देना है, समझनी है चीजों को। देखो K+ पहले भी था रिएक्शन में, Cl- पहले भी था रिएक्टेंट में। ओके? मैंने मिलाया नहीं, उससे पहले था। ओके? मान लीजिए एक पल के लिए कि मतलब मेरे पास ऐसा टेस्ट ट्यूब था, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने KOH रखा था और दूसरा टेस्ट ट्यूब में मैंने HCl रखा था। तो K+ और OH- तो पहले से मौजूद है। ठीक उसी प्रकार
ये वाले डब्बा में H प्लस और Cl माइनस पहले से प्रेजेंट। अब मैं दोनों को मिला दिया। जब मैं दोनों को मिला देता हूं तो प्रोडक्ट बनता है KCl एक्वस। तो KCl एक्वस मतलब K प्लस और Cl माइनस तो टूटा ही रहेगा। ओके, और बनती है साथ में वाटर। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, K प्लस पहले से था, Cl माइनस भी पहले थी, तो दोनों आपस में रिएक्ट किया और वही चीज बना हुआ है। K प्लस और Cl माइनस पहले भी था, बाद में भी वही है। तो दोनों आपस में कोई मतलब कुछ नहीं, वो लोग सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है। रियल रिएक्शन जो होती है, रियल रिएक्शन जो आपको ध्यान देना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ये H प्लस और ये OH माइनस की रियल रिएक्शन हो रही है। ओके, ये ध्यान देना, ये H प्लस और OH माइनस की रियल रिएक्शन हो रही है। तो H प्लस और OH माइनस H2O बनता है। समझिए बात को। तो कोई भी एसिड बेस रिएक्शन की जब भी बात होती है, ओके, जैसे क्या होता है देख लो, मान लो मैं एक दूसरा रिएक्शन दिखाता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिया, तो उसमें Na प्लस OH माइनस पहले से था। ओके, मैं उसको मान लो H2SO4 से रिएक्ट करवाता हूँ एक्वस, ठीक है ना। तो H2SO4 में भी 2H प्लस और SO4 2 माइनस पहले से टूट जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है Na2SO4। यदि मैं बैलेंस कर दूं इसको तो यहाँ 2 लगा दूंगा, प्लस H2O। ओके, गॉट इट? कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। बस इसको भी बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे आई सपोज 2 है और 2 4 है, तो यहाँ पे भी आपको 2 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन बैलेंस हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि Na प्लस OH माइनस पहले था, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि 2H प्लस और SO4 2 माइनस थी। तो हुआ क्या, ये 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, मैं बोल रहा हूं कि चलो आपस में कंबाइन कर गया, बट ये तो है एक्वस फॉर्म ही ना। तो एक्वस फॉर्म बोलने का मतलब वो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस है ही। ये 2Na प्लस SO4 2 माइनस आयन ही का फॉर्म में, क्योंकि पानी में तो आयन टूटे रहेंगे। जो मेजर रिएक्शन हुआ है किसके किसके बीच में, OH और H प्लस के बीच में रिएक्शन हुआ है। ओके, तो 2H प्लस और 2OH माइनस मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना, समझ गए। तो एसिड बेस रिएक्शन में जो मेजर कहानी होती है, वहां पे H प्लस और OH माइनस का ही रिएक्शन होता है। तो एसिड की H प्लस और बेस की OH माइनस आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करवा के न्यूट्रल वाटर बनाता है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसको आपको एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, तब ये चीज अच्छे से समझ आएगी। तो एसिड बेस रिएक्शन में बोला क्या जाता है, ये जो बाकी आयंस होते हैं Na प्लस SO4 2 माइनस, इनको बोला जाता है स्पेक्टेटर आयंस। इनको बोला जाता है स्पेक्टेटर आयंस, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शन देखने आए हैं। पहले भी वो था, बाद में भी वो ही। ओके, अंडरस्टूड? इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शन देखने आई है। बाकी H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके वाटर बनता है। ओके, यहाँ पे 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है। CuO प्लस H2SO4 रिएक्ट करवाओगे तो बनती है CuSO4 प्लस वाटर। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, CuSO4 प्लस वाटर। यहाँ पे NaNO3 प्लस वाटर, समझ गए? ये दिमाग में रखिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी क्वेश्चन पूछूंगा, अभी देखते हैं। मान लो मैं ले रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और मैं ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, तो इसमें रिएक्शन देखने कौन कौन आया है?
ये आपको बताना, मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2+ और OH- आयन से मिलके बना है, ओके। और H2SO4 H+ और SO4 2- आयन से मिलके बने, ओके। यदि पूरा लिख दोगे तो 2H+ है, यहाँ पे भी 2OH-, समझ गए बात को? गॉट इट? तो प्रोडक्ट बनता है Ca2+ SO4 2-, ओके, ये कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। आपको बोलना है कि रिएक्शन देखने सिर्फ कौन आया, ये आपको बताना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो स्लाइड तो निकल जाएगा। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 बन गया कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, ओके। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन रहता है तो Ca2+ प्लस OH-, 2 OH-, है ना, ये वाला है इसका, और ये वाला प्लस 2H+ प्लस SO4 2-, ये वाला रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट है Ca2+ SO4 2-, है ना, व्हाट इट, प्लस 2H2। आप मुझे बताना कि रिएक्शन देखने कौन कौन आया। Ca2+ पहले भी था, बाद में भी है, ओके। SO4 2- पहले भी था, SO4 2- बाद में भी है। तो रियल रिएक्शन किसका हुआ है? ये 2H+ और 2OH- का। तो 2H+ और 2OH- आपस में मिलके क्या बना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये कैल्शियम 2+ और SO4 2- को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेक्टेटर आयन बोल सकते हैं। ये सिर्फ रिएक्शन देखने आए। कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को? समझ गए? क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आप मुझे कार्बोनेट का आयन का फॉर्मूला बता सकते हो और बाइकार्बोनेट आयन का? जल्दी, क्या होगा? कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला बताना। नहीं मालूम किसी को? CO3 2- कार्बोनेट आयन बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। CO3- सॉरी 2-, ये कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन। अब बोल रहा है कि यदि रिएक्शन कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ करवाओगे तो क्या बनता है? बेटा ये मैं प्रोडक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक से सेट किया गया है आपके एग्जाम में। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगी, वाटर बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सॉल्ट कैसे? देखो, CaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2 ही बनेगी, आपको मालूम है, क्योंकि कैल्शियम इज 2+ और क्लोराइड इज Cl-, तो CaCl2 बनेगी। साथ में देखो 2H और यहां से एक ऑक्सीजन निकाल दो O3 से, तो 2H और ऑक्सीजन एक, H2O लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा CO2। तो रिएक्शन रटने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कौन किधर क्या हो रहा है, तो आप कुछ हद तक बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। वैसे एक रिएक्शन में प्रोडक्ट को गेस करना नामुमकिन है, ओके। क्यों? क्योंकि हम जो रिएक्शन आपको बता रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन की रिएक्शन बता रहे हैं। यदि मैं टेम्परेचर थोड़ा हाई कर दूं या टेम्परेचर थोड़ा कम कर दूं तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो बेटा देखो, केमिस्ट्री की यूनिकनेस ये चीज है, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ केमिस्ट्री, कि विथ टेम्परेचर हाई करके लो करके प्रोडक्ट आप बदल सकते हो।
और हम लोग वही चीज पढ़ते हैं जो जनरल केस में रिएक्शन किया जाता है। तो कभी भी ये दिमाग में मत रखना कि केमिस्ट्री में आप इक्वेशन को रटने चल देना, कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, बस आप क्या करना, अंदाज लगा सकते हो, क्योंकि आपको वही चीज पढ़ाया जाता है जो नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट आई विल टेल यू, प्रोडक्ट विल चेंज विद चेंजिंग कंडीशन। तो आपको यहाँ पे एक अंदाजा लगाने का तरीका बता दिया आपको क्या है, बट हर जगह नहीं चलेगा ये। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम बाइकार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों के साथ सिमिलर प्रोडक्ट होती है। जैसे आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हो ना, तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक सिंटैक्स इक्वेशन होता है। कंप्यूटर पढ़ते हो, कितने बच्चे कंप्यूटर लिए हो? सर हम ठीक है ना, तो कंप्यूटर में क्या होता है ना, अभिनव कुमार ने, कंप्यूटर लिए मतलब अरे मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए हो? सर हम कंपलसरी है। यस सर, हम लोगों का भी। कंपलसरी नहीं, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं ना बहुत बच्चे। सर हम लोग को सर तो हम इकोनॉमिक्स लोग को और तो कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ना डाल है। दिया जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, क्या बोल रहा था कि कंप्यूटर में आप लोग पढ़ते होंगे कि एक सिंटैक्स होता है, मतलब उसी के फॉर्मेट पे लाइंस लिखे जाते हैं, कोड्स लिखे जाते हैं। तो उसी प्रकार आप इक्वेशन का एक सिंटैक्स याद कर सकते हो कि हाँ चलो, सर ने बोल दिया है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे भैया इसी से रिलेटेड आएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, मेटल बाइकार्बोनेट है तो आपको कैल्शियम क्लोराइड और आपका प्यारा सा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। देखो क्वेश्चन कैसे सेट किया गया था, बड़ा घुमा के एक बार क्वेश्चन सेट किया गया था एग्जाम में। बोला गया था कि क्रस्ट एग सेल को, अब ये थोड़े आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। क्रस्ट एग सेल को HCl के साथ ट्रीट किया गया, जो गैस निकला और उसको फिर लाइम वाटर से पास किया गया तो वो गैस मिल्की हो गई थी, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो चलो आपने इतना तो पकड़ लिया कि चलो लाइम वाटर मिल्की होती है कौन गैस से? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये तो आप जानते ही हो, चैप्टर 1 में देखे हो। लाइम वाटर मिल्की होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अंडरस्टूड? तो एग्जाम में क्वेश्चन था क्रस्ट एग सेल को एसिड के साथ रिएक्ट किया गया। अब वो तो नहीं बताया नहीं कि क्रस्ट एग सेल होता क्या है नहीं है, बट आपको बता दूं मैं, क्रस्ट एग सेल कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। जो अंडा का छिलका होता है ना, अंडा का छिलका, यस वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। उसको यदि एसिड से आप ट्रीट करोगे तो यही रिएक्शन है। कभी आपसे घुमा के पूछ दिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ ट्रीट किया तो क्या कहानी है, आप बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को इस रिएक्शन में, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखना दो इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आपके ओलंपियाड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आप लोग ऑब्वियसली चाहते हो कि ओलंपियाड दोगे आप लोग और अच्छा रैंक आए आप लोगों का ओलंपियाड में। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि आप लेड कार्बोनेट, ओके, लेड कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से करवाते हो, या लेड कार्बोनेट का एसिड रिएक्शन कोई भी एसिड से, HCl ले ले या H2SO4 ले लो, रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होता है। ओके, नो रिएक्शन, ये दिमाग में रखिएगा, दोनों केस में रिएक्शन नहीं होती। इसका रीजन क्या होता है देखो ध्यान से। एक्चुअली जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवाते हो, मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन स्टार्ट करवाया, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और उसमें HCl डाला, तो रिएक्शन हुआ शुरू और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल रही है। तो होता क्या है, एक्चुअली जब आप लेड कार्बोनेट लेते हो, तो लेड कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो एक चीज बनाता है जो इनसॉल्युबल होता है। ओके, वो एक चीज बनाता है जो इनसॉल्युबल होती है, और इन सब केस में जो ये जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्युबल होती है, वो मिली हुई रहती है, वो पानी में पूरा तरह से मिला रहता है। ओके, वहीं लेड कार्बोनेट
HCl के साथ रिएक्ट करने पे लेड क्लोराइड बना और लेड सल्फेट बनता है। जैसे ही लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट बनती है तो ये इनसॉल्युबल है, ओके, और इनसॉल्युबल रहता है तो वो नीचे में जाके बैठ जाता है, जिस कारण वह क्या होता है कि रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाती। वो नीचे में बैठ गया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर निकलना है ना भैया। आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा, रास्ता ही नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए। जब रास्ता नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए तो ये रिएक्शन आप क्या सोच रहा है कि भैया हमको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, तो हमको क्या फायदा आगे बढ़ के, रुक जाता है रिएक्शन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने ही नहीं दे रहा, ये जो इनसॉल्युबल चीज बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने नहीं देता, तो रिएक्शन को समझ आता है कि आगे तो बढ़ने ही नहीं दे रहा, तो क्या फायदा मेहनत करके, रिएक्शन रुक जाती है। अंडरस्टूड, ये दिमाग में रखना। तो लेड कार्बोनेट और HCl H का रिएक्शन या लेड कार्बोनेट और H2SO4 का रिएक्शन नो रिएक्शन, रीजन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखो इस रिएक्शन का जो कहानी है ना, इस रिएक्शन का सिर्फ एक ही कहानी है कि इस रिएक्शन को होने के लिए ये वाला जो सॉल्ट बन रहा है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। ओके, यदि ये वाला सॉल्युबल नहीं है तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, और चिंता मत करो, आज तो नहीं, 2 क्लास के बाद मैं आप लोगों को एक ऐसा चार्ट दूंगा, चार्ट मतलब एक ऐसा डायग्रामेटिक चीज बताऊंगा जहां पे आप चीजों को गेस कर दोगे कि वो चीज सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा। क्योंकि आप लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है कि सर प्रेसिपिटेट कैसे पहचानेंगे और कोई चीज घुल गया कैसे पहचानेंगे। एक मैं चार्ट दूंगा, उस चार्ट से आप लोग आराम से पकड़ लोगे कि कोई चीज सॉल्युबल है कि नहीं। ओके, समझ गए? चलिए, साथ में और एक चीज दिमाग में रख लीजिए आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने HCl से करवाया है। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे तो सेम कहानी होता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन इज सेम, रीजन इज सेम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, वो बैठ जाता है। ओके, तो आगे रिएक्शन बढ़ने ही नहीं देगा, तो रिएक्शन रुक जाती है। ओके, ये दिमाग में आपको रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन सल्फाइट और बाइसल्फाइड्स का, सल्फाइड्स किसको बोलते हैं बच्चा, बताना जरा। सल्फाइड आयन का फॉर्मूला देख, तू लोग पढ़ता नहीं है ना फॉर्मूला वाला, जब फॉर्मूला वाला पोर्शन नहीं पड़ेगा तो केमिस्ट्री फिर यहाँ से एक नफरत बन जा चल जाएगा। मैंने आपको पहले भी क्लास 9th की बातें बताए हुए कि 9th में जो फॉर्मूला चार्ट होता है वो आपको जानना जरूरी है। सर सल्फाइड का होता है SO3 2-। हाँ, तो बताइए ना, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? SO3 2- नहीं जानोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखना नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री ही खत्म हो जाएगी ना। और आपके 10th में जो मेजर चैप्टर है वो थोड़ी सी इनऑर्गेनिक टाइप की है, तो उसका आपको इक्वेशन जानना ही है। और बाइसल्फाइड का रहता है HO3S-। ठीक है ना, बोला गया है कि कोई भी मेटल सल्फाइड या मेटल बाइसल्फाइड यदि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों आपको मिलेगी मेटल सॉल्ट, ठीक है ना, मेटल सॉल्ट मिलेगा, साथ में आपको वाटर मिलेगी और साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। चलो एक छोटा सा मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों लाइम वाटर को मिल्की करता है। आप मुझे अगले क्लास में आप पता करके बताओ, आप कहीं से पता करो, ये आपकी मर्जी है कहां से पता करते हो, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, कैसे पहचानोगे? दोनों लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। ओके,
So your homework is test for sulfur dioxide gas. सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा ये बताना। क्योंकि आप बोलोगे लाइम वाटर से मिल्की टर्न कर देगा, ये एक टेस्ट है, बट सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए ये सेम होता है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, पता करके हम। कैल्शियम सल्फाइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो प्रोडक्ट जो बनती है वो बनेगी कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट बना। देखो कैल्शियम 2+ होती है, Cl- CaCl2, H2O, सिमिलर टेक्निक, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। सोडियम बाइसल्फाइड का HCl के साथ रिएक्शन आप करवाओगे तो NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर, दिमाग में रखिएगा। चलिए सल्फाइड्स, सल्फाइड्स आयन का क्या फॉर्मूला होता है? S2 minus। 2 माइनस। बोला जाता है कि कोई भी मेटल की सल्फाइड यदि एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आपको मेटल सॉल्ट के साथ में H2S गैस, बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो रिएक्शन होगी तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2S गैस। आराम से समझ सकते हो, Zn2 प्लस होती है Cl माइनस ZnCl2 और H2S, FeSO4 प्लस H2S गैस। गॉट इट? चलिए इन सबको नोट करके चलो, साथ में लिखते चलो, साथ में लिखिए आपको। चलिए इसको पढ़िएगा, जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा बच्चों पढ़िएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन, देखो कोई भी मेटल क्लोराइड्स, ओके, कोई भी मेटल क्लोराइड्स डाइल्यूट एसिड के साथ डू नॉट रिएक्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी मेटल क्लोराइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ओके, मेटल क्लोराइड्स रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो भी आपको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी रिएक्शन बने होता है और HCl गैस निकलती है। तो दिमाग में रखिएगा कि कोई भी मेटल क्लोराइड डाइल्यूट एसिड के साथ डू नॉट रिएक्ट। हाँ, क्लोराइड रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी गर्म करने से। ओके, तो रिएक्शन क्या होता है देख लेते हैं, एक रिएक्शन दिखाता हूं आप लोगों को मैं। आप NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, और H2SO4 ले लो, ओके, और टेम्परेचर को रखो बिलो 200 डिग्री, मतलब गर्म करना ही है, बट मैं नहीं बोल रहा हूँ उतना करो, 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखो। जब 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। देखो टेम्परेचर 200 से कम रखा हूं, तो 200 से कम टेम्परेचर में सोडियम सारे हाइड्रोजन को नहीं हटा पाता है, एक ही हाइड्रोजन हट पाती है। जो एक हाइड्रोजन हटता है वो Cl के साथ कंबाइन करता है, तो NaHSO4 प्लस HCl मिलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान देना, एक ही H को रिप्लेस करता है, तो एक H रिप्लेस हुआ
तो NaHSO4 बना, ओके, प्लस HCl। वहीं आप बेटा कहानी देखोगे, देखो मैंने बोला ना कि यदि टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो रिएक्शन का कहानी भी बदल सकता है। इसको मैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस कर दूं, मैं रिएक्शन को 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाकर करवाता हूँ, तो बालकगण बनेगा Na2SO4 प्लस HCl। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, सब हाइड्रोजन को निकाल देता है, ओके। Na2SO4 प्लस HCl, दिमाग में, ओके। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन, नाइट्रेट्स NO3 माइनस आयन को बोलते हैं, ओके। देखो मैक्सिमम मेटल नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट, मैक्सिमम मेटल नाइट्रेट नहीं रिएक्ट करेगी डाइल्यूट एसिड के साथ, समझिए बात को। मैक्सिमम मेटल नाइट्रेट नहीं रिएक्ट करेगी डाइल्यूट एसिड के साथ। हाँ, ये लेड नाइट्रेट करता है, लेड नाइट्रेट करता है। लेड नाइट्रेट डाइल्यूट से भी करेगा और कंसंट्रेटेड से भी करेगा, वो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन से भी रिएक्ट करता है, ओके। तो हम लोग लेड नाइट्रेट को अब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन दिखाएंगे और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन आपको दिखाते हैं, और दोनों केस में इनसॉल्युबल लेड सॉल्ट्स बनते हैं। देखो जैसे कि लेड नाइट्रेट में लेता हूँ PbNO3 होल ट्वाइस, ओके, इसको मैं डाइल्यूट HCl से ट्रीट कर रहा हूँ, ओके। तो रिएक्शन होगी PbCl2 प्लस, ध्यान से देखिएगा, PbCl2 प्लस HNO3, ओके, PbCl2 प्लस HNO3, और ये वाला इनसॉल्युबल लेड सॉल्ट है, बैठ जाएगा, देख रहे हो ना, PbCl2 लेड की वैलेंसी 2, PbCl2 और HNO3, H इधर NO3 के साथ रिएक्ट करेगा। लेड नाइट्रेट डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करती है, बाकी सारे नाइट्रेट नहीं डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगी, ये दिमाग में रखिएगा। PbSO4 ये भी प्रेसिपिटेट है प्लस HNO, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये नाइट्रेट की रिएक्शन है। नाइट्रेट्स के कुछ और रिएक्शन देख लो कि नाइट्रेट्स की हम कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो नॉर्मली कंसंट्रेटेड से ये रिएक्ट करती है। टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस से सेम कहानी आपको समझ आना चाहिए कि ये पोटासियम पूरी हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर पाता है, KHSO4 प्लस HNO3, ओके। ध्यान से देखना, नाइट्रेट्स रिएक्ट करती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो प्रोड्यूस मोर वोलेटाइल नाइट्रिक एसिड। मोर वोलेटाइल बोलने का मतलब आप लोगों को मालूम है ना, सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलेटाइल एसिड होती है, लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलेटाइल एसिड होती है, और वहीं नाइट्रिक एसिड एक वोलेटाइल एसिड होती है, समझ गया। तो ये कहानी है। देखो हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसको दिमाग में एकदम क्लियर रखना, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ चीजों को, देख लो। देखो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, सोडियम पोटासियम को रिएक्शन मत करवाइएगा एसिड के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग नहीं किया जा सकता हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देती है वाटर में,
दो मेटल का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, वो भी वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ। एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि H प्लस जो एसिड का गुण बताता है, OH माइनस जो बेस का गुण बताता है, दोनों आपस में मिलके एक न्यूट्रल वाटर बनाते हैं। ओके, तो एसिड बेस रिएक्शन में आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। सल्फाइड बाइसल्फाइड के केस में और ये दो एक्सेप्शन जो थे दिमाग में रखिएगा, सल्फाइड बाइसल्फाइड के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ओके, मेटल सल्फाइड्स को यदि एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड। एक चार्ट बना लेना, मतलब एक सिंपल सिंपल लाइन लिख लेना कि ये रिएक्शन से ये होता, तो कोई भी मेटल देगा तो आप बता ही सकते हो उसके बाद रिएक्शन। क्लोराइड का रिएक्शन डाइल्यूट के साथ नहीं होता है, कंसंट्रेटेड के साथ होती है। ये जो रिएक्शन मैं बताया हूं ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है बच्चों, दिमाग में रखिएगा। ओके, नाइट्रेट्स भी डाइल्यूट के साथ नहीं रिएक्ट करती है, पर दो करता है। लेड नाइट्रेट करता है HCl से भी, H2SO4 से भी। बाकी ये कंसंट्रेटेड एसिड की कहानी दी गई है। कंसंट्रेटेड एसिड नॉन वोलेटाइल रहती है, यदि करवाओगे रिएक्शन तो एक वोलेटाइल एसिड मिलता है आपको HNO। वोलेटाइल मतलब जल्दी उड़ जाती है, और अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो सारे हाइड्रोजन को निकाल देता है, K2SO4 और HNO। समझ गया? क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं कहानी एसिड रेन पे। एसिड रेन आप लोग सुने होंगे कि एसिड रेन होता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है प्रकृति को। तो एसिड रेन बेसिकली होती क्या है? ओके, एसिड रेन बेसिकली होता क्या है? इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब हम इंसान ही जिम्मेदार हैं एसिड रेन के लिए। कोई प्राकृतिक रीजन की वजह से एसिड रेन नहीं होती है, इंसान के एक्टिविटीज ही रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा रीजन है। पेट्रोल डीजल इत्यादि जो इतना ज्यादा रोड पे चल रहा है, वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है एसिड रेन के लिए। देखो बच्चा, एसिड रेन जब होता है ना, तो क्यों होता है ये जान लो। जब इंसान लोग तेल का यूज कर लेते हैं, तो तेल का तो यूज हम लोग खुशी खुशी कर लेते हैं, पेट्रोल डीजल से AC गाड़ी में घूम लेते हैं, यहाँ से वहां हम लोग चल जाते हैं। बट हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो गाड़ी से चलने के बाद कुछ वेस्ट बच जाती है, और वेस्ट जो लिबरेट होता है एयर में फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, दोज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, बट मेजरली सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन की। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज होती है एयर में जब ये फॉसिल फ्यूल जलता है, पेट्रोल डीजल इत्यादि। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। एयर में ऑक्सीजन रहता ही है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब बारिश होता है तो पानी भी आ जाती है। तो हवा में SO2 है, हवा में NO2 है। ये लोग क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एयर में, और पानी भी उनको साथ में मिल ही जाती है। तो जब बारिश गिरता है तो ये एसिड बन के धरती पे आती है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बन के ये लोग ड्रॉप डाउन टू अर्थ, है ना। और
और ये पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर। एक रफ आपको डायग्राम समझ रहा हो गया कि इंसान के एक्टिविटीज। सर कंसंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेटेड लिया तो जल नहीं जाओगे, कंसंट्रेटेड नहीं रहता है। इंसान के एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन के धरती पे गिरती है और बहुत नुकसान करता है। क्या क्या नुकसान करता है देख लो। सबसे पहला नुकसान, destroys leaves of plants and trees. Okay. देखो, अब पत्तों को नुकसान करवाता है, मतलब पौधों के, पेड़ के पत्तों को नुकसान होती है। पत्ता को जब नुकसान होगा तो प्रकृति को नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा तो नेचर को तो नुकसान पहुंचना ही पहुंचना। ओके। दूसरा, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। हैम्परिंग, हैम्परिंग मतलब नुकसान करना। हैम्परिंग इंपॉर्टेंट monuments and buildings. ओके। आपने सुना होगा, यदि आप ताजमहल गए होगे आप लोग, तो ताजमहल यदि रिसेंट में, मतलब यदि 5-10 साल में भी गए होगे आप लोग, तो ताजमहल देखोगे ना, एक्चुअली रहना तो चाहिए उसको एकदम फुल वाइट मार्बल का बनाया, शाहजहां ने बनाया था। तो शाहजहां ने जब उसको बनवाया था तो वो एकदम फुल वाइट थी एकदम। बट समय के साथ, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था ना? हाँ, उसी ने बनवाया। यस सर। तो वो ताजमहल आपका मालूम है समय के साथ पीला पड़ते जा रहा है, मतलब येलोइश होते जा रहा है, मतलब देखने में जो एकदम ब्राइट व्हाइट दिखता था अब सब मतलब पीला कलर का दिख रहा है, धब्बा टाइप का उस पे होते जा रहा है, पीला कलर। दिस इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड गिरती है ना, ये सब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब मार्बल क्या रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑनली, तो उसके साथ रिएक्शन होती है और इस पे वो दाग पड़ते जा रहा है, तो नुकसान पहुंचा रहे हैं मॉन्यूमेंट्स को। तो नो वरीज, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन लिया है इसके ऊपर, क्योंकि टूरिज्म को बहुत नुकसान है। यदि आगरा में ताजमहल देखने तो बहुत दुनिया से लोग आते हैं, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो आगरा के आसपास इलाके में चल रहा है, भरतपुर, फिरोजपुर और क्या क्या जगह है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन सब जगह पे जितने इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर दिया गया है एकदम टोटली, मतलब 100-200 ऊपर इंडस्ट्रीज जो हार्मफुल ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या ऑक्सीजन रिलीज, सॉरी, हार्मफुल ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज करते थे, उन इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया एकदम। तो 200 किलोमीटर के रेडियस में फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज पे रोक लगाई गई है। तो आज ताजमहल में ठीक है बचत हो रहा है, बट बिल्डिंग इत्यादि के कहानी में क्या होता है, बिल्डिंग सब में तो लोहा लगा रहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग में, तो अब लोहा जब एसिड गिरता है तो पानी तो सीप होता ही है ना, थोड़ा मोड़ा अंदर जाता ही है, तो लोहा के साथ उस पानी का रिएक्शन हो रहा है, लोहा खराब हो रहा है, बिल्डिंग खराब हो रही है। कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज इन लिविंग बीइंग्स। जो जीव जंतु हैं हम लोग जैसे हैं, एक्सेसिव एसिड रेन के प्रेजेंट में हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके। डिस्ट्रॉइंग अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस,
देखो क्या है, जो नीचे में पाइपलाइंस है जिसके थ्रू दूसरे दूसरे देश से तेल भी आ रहा है, साथ में हम लोग वाटर भी, पानी भी एक जगह से दूसरा जगह लोहे के पाइप से भेजा जाता है। तो भैया ये एसिड जब जमीन पे गिर रहा है तो वो एसिड तो उस पाइप के पास भी पहुंच रहा है, तो वो बर्बाद हो रहा है। साथ में मतलब इसके नुकसान आप सोच नहीं सकते हो कि कितने सारे नुकसान एसिड रेन हमें कर रहे हैं, और बहुत सारे नुकसान है जिसके बारे में डिस्कस क्या करना। बड़ा सर समझ इसका रहे कोई हो कि स्पेसिफिक डेट नहीं है कि कब होगा एसिड रेन? कब होगा ऐसा कुछ नहीं है, जब पॉल्यूशन ज्यादा होगा तब होगा, धनबाद में होगा। नहीं नहीं सर, मतलब हर साल मानसून शुरू होने से पहले पहला बारिश एसिड होता है, यही होता है नहीं क्या? हाँ, देखो ये क्या होता है, ये आप लोग तो मतलब जो थोड़ा देर होता है ना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का पानी में थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर 1 घंटा बारिश गिर गया तब तो थोड़ा यस मतलब सर। उस जितना था वो तो नीचे आ गया। साथ में टेकिंग अवे द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टेकिंग अवे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। देखो मिट्टी से उसके गुण को भी बर्बाद कर रहा है। जहाँ एसिड रेन ज्यादा होती है उस मिट्टी में उपजाऊ कम होगा, क्योंकि वो एसिड जब गिरता है तो बेसिक मिनरल्स इत्यादि जो है उनके साथ तो रिएक्ट कर रहा है ना वो। तो एसिड रेन बहुत नुकसान कर रहा है। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करो। अभी मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में कि एसिड रेन को कैसे कम किया जा सकता है। पेड़ पौधा ज्यादा लगाओ। ओके, तो चलो, तो एसिड की कहानी में थोड़ी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आ गई है। ओके, बेस की कहानी आज नहीं स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो एसिड तक आज रहने सर देता। हाँ एक बोलिए बेटा। क्वेश्चन था सर। सर बोलो। पिछले क्लास का नोट्स आप भेज दिए थे क्या ग्रुप में? पिछले क्लास का वीडियो अपलोड किया गया है कि नहीं मुझे ये बताओ। नहीं सर, नोट्स नोट्स पीडीएफ जो आप भेजते हैं। मैंने पीडीएफ छोड़ो, आप लोग पीडीएफ के चक्कर में क्यों रहते हैं, मुझे ये बताओ। सर तो नोट्स कैसे बनाएंगे? वीडियो चढ़ाए जाते हैं आपके जो बैच सेक्शन में, वीडियो डाला जाता है, वीडियो तो देखोगे डाला हुआ रहता है, तो उस वीडियो को दोबारा देखो जाके और नोट्स बनाओ एक बार। वैसे मैं भेज दूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भेजूंगा आपको, मैं भेज दूंगा, बट मैं बोलूंगा ना मतलब अंधा जैसा उतारना नहीं है बेटा एकदम, ठीक है ना। बट आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आपको नहीं एकदम दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो वीडियोस को दोबारा, आपके पास इतना ऑप्शन है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो साथ में नोट्स बनाया करो, मुझे बोलो कि सर 2 मिनट रुक जाइए, ओके 2 मिनट में रुक जाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर।